हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गब्या क्लासेस में। आज से आप लोग का क्लास कंटिन्यू रहेगा इस चैनल पे। हम पहले आज कुछ सीडीपी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपका टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन डील करते हुए टॉपिक को समझाते हुए आगे जाएंगे। लेकिन एक आज डेमो क्लास के तौर पे हम आपको कुछ क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने का तरीका बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को छाटा जाता है, किस तरह से इसको हटाया जाता है। तो जो लोग इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो इस चैनल से जुड़िए। इस पर आपकी सीटेट की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, चाहे वो सीडीपी हो, ईवीएस हो, हिंदी हो, हम आपको सारा इस पर क्लियर करेंगे। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और जो भी वीडियो जाता है उसको पूरी तरह से देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद आप सीटेट में ऑटोमेटिक 130 क्रॉस कर जाइएगा। आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है जनरल। सिर्फ आपके क्वेश्चन में जनरल दिया है, उसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन क्या आता है। एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है। जनरल आखिर है क्या? जनरल से क्या होता है? जनरल आपका एक सामाजिक संरचना है, ठीक है। जनरल आपका एक सामाजिक संरचना है, ये समाज के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। जनरल का मतलब हुआ लिंग में आपका आ गया स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है, जो हम लोग जो भी चीज़ डिफाइन करते हैं, लिंग मतलब ये डिफाइन नहीं करना है हमको कि हम स्त्रीलिंग हैं, हम पुल्लिंग हैं, ठीक है। जनरल हो गया आपका कि हमने जो कार्य किया, ठीक है, जो कार्य किया उसको सामाजिक तौर पे एक वर्ग के तौर पे बांटा हुआ है, ठीक है। वर्ग कहने का तात्पर्य है कि ये काम इस वर्ग के लोग करेंगे, ये काम इस वर्ग के करेंगे। जनरल में एक और क्वेश्चन आपको पूछता है, वहाँ पे लिंग मतलब हो जाता है आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो जहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मतलब आएगा वहाँ पे आपका क्या आएगा? वहाँ पे जैविक निर्धारक आएगा। और जहाँ पे आपका समाज से जुड़ा हुआ चीज़ आएगा वो आपका सामाजिक संरचना हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास से व्यापक आयामों की सही पहचान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है विकास के व्यापक आयाम। तो विकास मेरा किस तरह से होता है, उसका आयाम का सही पहचान किस तरह से होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला सामाजिक, शारीरिक, वैयक्तिक, उसके बाद स्व। दूसरा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तीसरा है संवेगात्मक, बुद्धि, आध्यात्मिक एवं स्व। चौथा है शारीरिक, वैयक्तिक, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। तो जब आप विकास हो रहा है, ठीक है, जब आप जन्म लिए तो विकास जो सबसे पहले स्टार्ट होता है वो क्या होता है? वो आपका शारीरिक होता है। हमारा शरीर का विकास क्या होता है? सबसे पहले होता है। तो ऑप्शन में देखेंगे कि शारीरिक किस किस में फर्स्ट पॉइंट में है, तो इसमें नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो गया। तीसरा में भी आपका नहीं है तो ख़त्म हो गया। दूसरा और चौथा में क्या है? शारीरिक और शारीरिक है। इसके बाद जब शारीरिक विकास हो जाता है उसके बाद आपका संज्ञानात्मक का विकास होता है। तो देखेंगे कि शारीरिक के बाद विकास कहाँ पे है जिस पे संज्ञानात्मक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि के बारे में हमें जानकारी लेना है और देखना है कि कौन सा कथन मेरा इन चारों में सही है। तो पहला है, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कोई योग्यताएं शामिल है। दूसरा है, बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। तीसरा है, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। चौथा है, बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषज्ञ है जिसमें मानसिक गतिविधि जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। तो कौन सा सही है? देखा जाए तो आपको लगभग चारों क्या लगेगा? सही ही लग रहा है कि बुद्धि ये सारी चीज़ें होती है। तो छांटेंगे किस तरह से? छांटने का तरीका अब खोजना स्टार्ट करेंगे कि कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट है और कौन सा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तीसरा नंबर देखिए, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। तो जो परिवर्तन होता है क्या वो अस्थायी परिवर्तन मेरा हो जाता है? नहीं।
अगर आज हम बुरे संगत में हैं तो कुछ दिन के लिए हम बुरे हो सकते हैं, उसके बाद जब आप फिर पुनः अच्छे संगत में जाइएगा तो आपका संगत क्या होगा, बेहतरीन और अच्छा हो जाएगा। तो अस्थाई परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं व्यवहार में। कहाँ पे, व्यवहार में। पॉइंट को भी नोट कीजिएगा, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी इसको इनपुट कर दिए, ये व्यवहार की बात कर रहा है। तो व्यवहार बुद्धि से जो परिवर्तन होता है वो अस्थाई नहीं है। अभी मेरा बुद्धि जो सोच रहा है वो क्या है, सही गलत, और आगे क्या सोच रहा है वो सही गलत, वो चेंज होता है। तो 3 नंबर आपका यहीं पे हट गया। उसके बाद बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि कभी भी अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता नहीं हो सकती है। चौथा है बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषज्ञ है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। और पहला है बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कोई योग्यता शामिल है। तो 3 नंबर आनुवांशिक विशेषज्ञ जहाँ पे आ गया, मानसिक गतिविधियाँ जैसे स्मरण एवं तर्क। तो सिर्फ स्मरण और तर्क बुद्धि में नहीं शामिल होता है, बुद्धि में और भी बहुत सारी चीज़ होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिक माध्यम है। प्राथमिक सामाजिक माध्यम कौन है? तो जो चीज़ आप समाज के रूप में, समाज के चीज़ में जहाँ आप सीखते हैं, तो सबसे पहले आपका क्या आता है? सबसे पहले क्या मीडिया आएगा? नहीं। जब हम जन्म लिए तो क्या मीडिया आ गया? नहीं, मेरा सबसे पहला मीडिया नहीं आता है। तीसरा है विद्यालय, विद्यालय भी नहीं आता है। चौथा क्या है? सरकार, सरकार भी नहीं आता है। तो दूसरा क्या है? परिवार। तो क्या होगा, जब हम जन्म लेते हैं तो परिवार के बीच में आते हैं और सबसे पहला सामाजिकरण हम परिवार से सीखना स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, ठीक है, जीन पियाजे का सिद्धांत जो हम लोगों ने पढ़ा उनका प्रमुख प्रस्ताव क्या है? ठीक है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चा जो सोचता है, ठीक है, वो गुणात्मक रूप से, ठीक है, गुण के तौर पे वयस्कों से भिन्न हो रहा है। दूसरा नंबर, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न है। बच्चों की सोच क्या है? वयस्क से निम्न है, मतलब वयस्क जो सोच रहा है उससे कम है। तीसरा, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर है। वयस्क जो सोच रहे हैं वो क्या है? बेहतर है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न है। यहाँ क्या आ गया? मात्रात्मक। तो जब जीन पियाजे पढ़े थे तो वहाँ पे हमने बहुत कुछ पढ़ा था, और उस चीज़ को थोड़ा सा देखिए और 1 सेकंड के लिए इसको सोचिए कि आपका क्या ऑप्शन होगा। तो कभी भी कोई भी चीज़, ठीक है, जो हम सोचते हैं, सोच कभी मात्रात्मक मेरा नहीं होता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? यहीं पे ख़त्म हो गया। वयस्क से बच्चा अगर बेहतर सोचने लगा तो हम लोग कभी बच्चे को राय नहीं दे सकते हैं, बच्चे से ही हमेशा हम लोग क्या लेंगे? राय लेंगे। उसके बाद बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। ज़रूरी नहीं है, जीन पियाजे ने कहे हैं कि हम किसी से भी सीख सकते हैं, वो छोटे हो या बड़े हो। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया? ख़त्म हो गया। उसके बाद है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न है। तो बच्चों की सोच क्या है? गुणात्मक है, कुछ ना कुछ गुण है और कुछ ना कुछ क्वांटिटी है जहाँ पे वयस्कों से भिन्न होता है, अलग होता है। सारी जगह हम नहीं कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था बच्चों की विशेषता को बतलाता है? तो इसमें क्वेश्चन है कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जब हम पढ़े थे, ठीक है, तो वहाँ पे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की चर्चा भी किए थे। तो उसको देखिए, ऑप्शन नंबर, विचारों की अनुक्रमीयता, वर्तुलाकार प्रक्रिया, लक्ष्य निर्देश व्यवहार, विलंबित अनुकरण। तो जहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जब जीन पियाजे में हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हमने देखी थी। तो वहाँ पे हमको आया था कि अनुक्रमीयता हमें क्या मिलता है?
विचार का मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये ऑप्शन नंबर 1 में है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा सही है, इसका मतलब हो गया कि 4 में 1 सही होगा और 3 गलत होगा। तो कौन सा है? ठीक है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में। ठीक है, किसके संदर्भ में? अधिगम के संदर्भ में, जो बच्चे हैं और उनके अधिगम। तो ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं पहले। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंड करना होता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको दंड मिले वो क्या हो गया, वो ऑप्शन हमेशा नेगेटिव हो जाता है। इसको नेगेटिव में जहाँ होगा, अगर यहाँ देता कि कौन सा सही नहीं है तब ये सही हो सकता था, लेकिन ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। इसको हम रख सकते हैं इसलिए बोल रहे हैं कि अभी 2 ऑप्शन और हमको पढ़ना बाकी है, तो कौन सा ऑप्शन बेहतरीन होगा उसके बाद ही इस चीज़ को हम देखेंगे। अगला है, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवांशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। बच्चों जो सीख रहे हैं, जो अभिप्रेरणा है तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता, जो सक्षम है कि सीख सकते हैं, वो किस पे है? पूर्ण रूप से आनुवांशिकता पे है। क्या ऐसा हो सकता है? सोचिए इसको। आगे है, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करता है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जो है, ठीक है, उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व क्या कर रहा है? सीमित कर रहा है। तो देखिए इसमें से कौन सा आपको सबसे अच्छा लगता है। एक तो क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपको हटा चुके हैं और ये 3 में देखना है कि ये 3 में कौन सा सबसे बेहतरीन है। तो जब इसको आपने देखा, कुछ सेकंड के लिए सोचने का भी आपको मौका दिए, तो सोचिए, कभी भी आनुवांशिकता पे क्या पूर्व निर्भर हो सकता है? नहीं हो सकता है। कहा भी गया है आनुवांशिकता और पर्यावरण पे हमारा क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। तो 3 नंबर नहीं होगा। 4 नंबर कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। तो कभी भी अधिगम सीमित नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि सीखने में सक्षम है और ये क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को छांटते हैं। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो ये तीनों में छांटना थोड़ा सा मुश्किल है, तो देखिएगा कि किस में निगेटिव है और किस में पॉजिटिव है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। जो प्रगतिशील शिक्षा है उसमें हम बच्चों को किस प्रकार से देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है खाली स्लेट के रूप में, ऑप्शन नंबर 2 है छोटे वयस्कों के रूप में, तीसरा है निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, चौथा है सक्रिय अन्वेषण के रूप में। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा में जब शिक्षा प्रगतिशील होती है तो किस प्रकार से देखा जाता है। तो हमने पढ़ा भी है और बताया भी है कि कभी भी खाली स्लेट नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे जब जन्म लेते हैं उसके बाद ही क्या करते हैं? कुछ ना कुछ सीखना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब आपके पास वो सीखने आएंगे तो वो क्या होंगे? खाली स्लेट नहीं होंगे, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में होगा, कुछ ना कुछ वो सीख के आते हैं। तो 1 नंबर यहीं पे आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा है छोटे वयस्कों के रूप में। ठीक है, तो जो बच्चे हैं उनको क्या छोटे वयस्कों के रूप में देखा जा सकता है? नहीं। तीसरा है निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, जो हमने निष्क्रिय किया है वो अनुकारक के रूप में, ये भी नहीं होगा। चौथा है सक्रिय अन्वेषण के रूप में। ठीक है, जो अन्वेषण होगा वो क्या होगा? सक्रिय होगा, जो हम सीखेंगे वो निरंतर चलता रहेगा। अगला है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम
एक अनुबंधित गतिविधियां हैं, एक सामाजिक गतिविधियां हैं, एक व्यक्तिगत गतिविधियां हैं, एक निष्क्रिय गतिविधियां। इस पे थोड़ा सा सोचिए। लेव-वागोस्की का जब भी चर्चा आता है तो वहाँ पे, ठीक है, सामाजिक और संस्कृति जहाँ भी लिखा मिले हम क्या करते हैं, वहाँ पे टिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है, एक सामाजिक गतिविधि, क्योंकि इन्होंने जो चर्चा किया था, जो बताए थे, वो क्या था, सामाजिक और संस्कृति पे। अगला क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, इसमें देखिए जीन पियाजे के अनुसार बच्चे के सोच के बारे में कुछ बता रहे हैं, देखते हैं। बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका दंड के सिद्धांत आ रहे हैं, ठीक है, तो इसको देखते जाइए, लास्ट में डिस्कशन करते हैं। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो ज्ञान को क्या कर रहे हैं, सक्रिय रूप से संरचित करते हैं। ज्ञान जो मेरा है वो सक्रिय रूप से है, ठीक है। अगला है प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरे का अवलोकन करके सीखते हैं। क्या कर रहा है, यहाँ पे दूसरे का अवलोकन कर रहा है। चौथा है, बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधन किया जाता है। एक विशेष तरीके से व्यवहार के लिए अनुबंधन किया जाता है। तो लगभग सब ऑप्शन में आपको क्या हो रहा है, निगेटिव चीज़ें मिल रही है। तो जब सब में निगेटिव चीज़ें मिल रही है तो देखिए इसको, ठीक है। जीन पियाजे कभी भी ये चर्चा नहीं किए हैं कि दंड का सिद्धांत हो, तो ये तो एकदम से गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे है दूसरे के अवलोकन करके सीखते हैं, तो कब सीख रहे हैं, प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, नहीं होगा, जीन पियाजे ने ये चीज़ नहीं कही है। चौथा, विशेष तरीके से व्यवहार करके अनुबंधित किया जाता है। कोई भी, ठीक है, व्यवहार को विशेष तरीके से करके नहीं सीखा जाता है। दूसरा है आपका, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो ये जीन पियाजे ने बात कही थी। अगला क्वेश्चन है आपका, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विधियाताएँ होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है परिष्कृत चालक विकास, अपेक्षाकृत चालक विकास। दूसरा है शीर्षगामी अधोगामी। तीसरा है अधोगामी शीर्षगामी। चौथा है अप्रक्रियात्मक चालक विकास, परिष्कृत चालक। तो इसमें ऑप्शन को देखिए और किस तरह से इसको छाटिएगा। चालक के रूप में कह रहा है, ठीक है, तो चालक क्या होगा, अपकृष्ट स्थूल होगा, चालक विकास होगा और परिष्कृत होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, मेरा 4 होगा। तो ये मैंने 11 क्वेश्चन आप लोगों को बताया, इसका डेमो दिया। इसी तरह से हमारा क्लास कंटिन्यू चलेगा। तो जो लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।